Hello, this is Shubham and welcome to my channel. And for today, we are going to solve a sample question paper for class 10th, term 1. And this paper is of basic type of mathematics. Clear है? जो बेसिक का एग्ज़ाम सैम्पल पेपर सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पर डाला हुआ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आज हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। और हमारे पास 40 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होगा एंड वी हैव 90 मिनट्स टू सॉल्व इट। लेकिन मैं आपको 90 मिनट से पहले ही सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा दूंगा। एक एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे, डिटेल्ड डिस्कशन होगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और पर क्वेश्चन के हिसाब से जो जो कॉन्सेप्ट मुझे बीच बीच में लगेंगे समझाने में, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर करता रहूँगा। थोड़े इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जनरल पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन, ABC 3 सेक्शन आपके पास आएंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपका जो टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम है सेम इसी पैटर्न पे आएगा एज इट इज। 3 सेक्शन में पेपर बटा हुआ होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। और सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच, आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन बी में 20 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क ईच, एंड फिर आपको 16 क्वेश्चंस करने हैं। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चंस होंगे और जिसमें 2 केस स्टडीज होंगी और आपको अटेम्प्ट सिर्फ 8 ही करने हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल वी हैव 50 क्वेश्चंस। हमारे पास 50 क्वेश्चन गिवन होंगे और हमें सॉल्व कितने करने हैं? 16, 16, 32 और 8, 40 क्वेश्चंस वी नीड टू अटेम्प्ट एंड वी हैव कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चंस। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सेक्शन ए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन्स कार्ड्स नंबर 6 to 50, 6 से 50 तक एक बॉक्स के अंदर कार्ड रखे हुए हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड हैज अ नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर लाइक 4, 9 एटसेट्रा। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, ये होता है। अब फेवरेबल क्या है यहाँ पर? परफेक्ट स्क्वायर्स। तो 6 से 50 के बीच में कितने परफेक्ट स्क्वायर आते हैं? देखो 2 2 4, लेकिन 4 तो कार्ड है नहीं, तो 3 3 9, 9 पहला हो गया। फिर 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49। उसके बाद जा नहीं सकते क्योंकि 50 तक की कार्ड अवेलेबल है। तो 1 2 3 4 5 फेवरेबल कितने हो गए? 5 डिवाइडेड बाय टोटल कार्ड्स कितने हमारे पास? देखो 1 to 50 कितने कार्ड्स होते? 51। और इसमें से हम निकाल दें अगर पहले 5 कार्ड, तो -5 अगर कर दें तो अपने पास आंसर आएगा 46। यानी 6 से 50 तक बन गए 45 कार्ड्स। तो 45 यहाँ लिखते हैं, तो 1/9 हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। करेक्ट हो गया? ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो कह रहा है कि इन अ सर्कल डायमीटर कितना है? 42 सेंटीमीटर। इफ एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7, देन लेंथ ऑफ एन आर्क इज। अब एक सर्कल हमने बनाया और इसका डायमीटर हमें गिवन है 42, इसका मतलब रेडियस कितनी हो गई? 21। इतना तो कर ही लोगे। आपको एग्जाम में ये पूरा सॉल्व नहीं करके आना, ठीक है? आपको सिर्फ ये बातें लिखनी है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो ये ओ हमने इसको नाम दे दिया, 21 रेडियस हो गई। और एंगल कितने का बन रहा है? 60 का। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, यानी कि ये वही बात। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला θ/360 इंटू 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, तो 60/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 22/7 और रेडियस की वैल्यू 22 भी निकाली है हमने। ये कटा 6 टाइम्स, 7 से 3 टाइम्स, 3 से 2 टाइम्स और 2 से 2 खत्म, तो 22 आंसर। 22 सेंटीमीटर इज आर आंसर। क्लियर हो गया? थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स एंड सेक थीटा इक्वल्स टू वाई, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब टेन थीटा आप जानते हो क्या होता है? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा।
क्लियर हो गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा। इसके बाद क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि साइन थीटा की वैल्यू आपको गिवन है एक्स, और सेक क्या होता है आप जानते हो, वन अपॉन कॉस थीटा। तो अगर सेक वाई है तो वन अपॉन कॉस थीटा वाई होगा, और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वन अपॉन वाई। तो अगर हम यहाँ पे वन बाय वाई रखते हैं तो आंसर आ जाएगा एक्स वाई। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर होगी बातें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 5 हैज। अब देखो यार यहाँ पे आप ग्राफ बनाओ सिंपल, ये x और y। अब y एक्सिस क्या है, ये वाली एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू 0 यानी कि x एक्सिस हो गई। ये वाली लाइन कौन सी होती है, जिस लाइन पे y की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, और ये आपको पता है y की पॉजिटिव एक्सिस होती है, पॉजिटिव एक्सिस ऑफ y, और यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस ऑफ y। तो ये अगर नेगेटिव है तो -5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आता होगा, तो ये लाइन बनेगी। अब आप देख रहे हो ये लाइन और ये लाइन बन रही है, और आपने साफ साफ आपको दिखा कि यार ये दोनों लाइन तो पैरेलल लाइंस हैं, और पैरेलल लाइंस के अंदर आप बचपन से जानते हो कि कोई सोल्यूशन नहीं होता। सॉरी, टू सोल्यूशन के मार्क कर दिया, नो सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस के अंदर कोई भी सोल्यूशन नहीं होता, नो सोल्यूशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार फेंका गया। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन कंपोजिट नंबर्स। अब सबसे पहले आपको इवन कंपोजिट नंबर जानने हैं कि होते क्या है। इवन नंबर तो देखो बच्चे बच्चे को पता है ना, कि द नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे क्या बोलेंगे, इवन नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर ऐसे जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, मोर देन 2 फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे उन्हें बोलेंगे कंपोजिट नंबर। और ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं उन्हें प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो मोर देन 2 फैक्टर्स वाले नंबर्स को क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। अब एक डाइस के अंदर टोटल कितने नंबर होते हैं, देखो यार, एक तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 और 6, यही 6 नंबर होते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो 6 आ जाएगा, ये बात में कोई डाउट नहीं है। डिनोमिनेटर में तो 6 आ गया, क्योंकि टोटल आउटकम 6 होते हैं। अब देखो, क्या 1 इवन नंबर है, नहीं। इवन नंबर कौन सा है, 2 4 और 6। 2 के कितने फैक्टर है, एक 1 और 2, 2 फैक्टर तो हुए, इसीलिए 2 को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। 2 से ज़्यादा फैक्टर किसके हैं, 4 के हैं। कौन कौन सा है, 1 भी है, 2 भी है और 4 खुद भी है। तो 3 फैक्टर्स हो गए, यानी कि मोर देन 2 हो गए। तो इवन कंपोजिट नंबर्स कितने बनेंगे, 2 सिर्फ, 4 और 6। तो यहाँ पे आ गया 2, 1/3 आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई बता दो 8 चेयर्स और 5 टेबल्स कॉस्ट 10,500 रुपये। 8 चेयर और 5 टेबल 10,500 रुपये की आती हैं, जबकि 5 चेयर्स और 3 टेबल 6450 की आती है। तो कह रहा था कॉस्ट ऑफ ईच चेयर विल बी, चेयर की कॉस्ट आपको बतानी है। तो हम चेयर की वैल्यू को x मान लेते हैं। चेयर की वैल्यू होगी ₹x पर चेयर, ठीक है। और टेबल हम मान लेते हैं ₹y पर टेबल, ठीक है। 1 यूनिट का हमने रेट मान लिया। तो अब अगर इक्वेशन बनाने की कोशिश करें तो 8x + 5y इज इक्वल्स टू 10,500 की फिगर आ गई, और यहाँ से 5x + 3y इज इक्वल्स टू 6450 की फिगर आ गई। करेक्ट बात हो गई। अब हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, हम तरीके सीखे हुए, सब्सटीट्यूशन मेथड और कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो कट गया। क्लियर। तो इसके फैक्टर्स पहले सेम कर लेते हैं, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 8 से कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा। 8 और 5 का 40 ही आएगा वैसे तो। चलो करने की कोशिश करते हैं सॉल्व। तो 5 8 हो गया 40x + 5 5 25y इज इक्वल्स टू 5 5 25 और 5 00।
क्लियर है क्या? यहाँ से आपका आ गया 0 और 8 5 से 40 और 4 कैरी, 8 4 से 32 और 4 6 3, 8 6 से 48 और 3 51। अब आप कैंसिल करो, माइनस 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 कैंसिल आउट, क्या आंसर आया? y इज इक्वल्स टू 00, 15 में 6 गए 9 और ख़त्म। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 900। जबकि आपको चाहिए क्या? कॉस्ट ऑफ चेयर, यानी चेयर को हमने माना x, तो y की वैल्यू भी निकाल दो। देखो x की वैल्यू चाहिए आपको, 5 इंटू 900 इज इक्वल्स टू 10,500। तो ये आ गया 8x प्लस 5 9 ज़ा 4500 इक्वल्स टू 10,500। अब 8x की वैल्यू आ गई आपके पास 6000 और x की वैल्यू आ गई 6000 डिवाइडेड बाई 8, यानी 8 7 से 56, 8 5 से 40, 0। 750 रुपये की हमारी एक चेयर होगी, 750 रुपीज़ पर चेयर। क्लियर हो गई बातें? मैं सॉल्यूशन इरेज नहीं कर रहा किसी के भी, आपको हेल्प मिलेगी अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देखोगे तो। और ये आप बात मानकर चलना कि सीबीएसई जो क्वेश्चंस बनाएगी आपके मेन एग्ज़ाम के अंदर, वो कहीं ना कहीं इस पैटर्न से मिलते जुलते होंगे। क्लियर है? क्योंकि एग्ज़ाम ही सीबीएसई ने, सैम्पल पेपर ही सीबीएसई ने फ्रेम करके भेजा, तो कहीं ना कहीं वो एग्ज़ाम भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे रखेगी और डिफ़िकल्टी लेवल भी यही रहेगा। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 है, तो कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा। बहुत ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बहुत बार सीबीएसई ने पूछा है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। देखो अब कॉस थीटा इज इक्वल्स टू करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख ही सकता हूँ, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा होता ही है, तो यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा के बराबर आ गई। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं कॉस थीटा नहीं लिख सकता क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ ना, और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अरे निकालने क्या है, तो गिवन ही है, तो आंसर आ गया 1, तो इसका आंसर भी क्या होगा? 1। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन, बच्चे इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं करना हमने, हमने क्वेश्चन की हेल्प से सॉल्यूशन निकालना है। हमें मतलब है अपने 1 मार्क से, हमें कोई थ्योरी लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई चीज़ें? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 के पास। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखेंगे। लिखा था डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इतना विल बी। अब इसमें 4 बातें आपको गिवन है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को इस चीज़ में, हम समझने की कोशिश करते हैं, 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्लियर है? ये टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये 4 कहानियां हमने यहाँ पे लिख ली। इन चारों को समझते हैं। टर्मिनेट का मतलब होता है जिसमें डेसिमल लगने के बाद 2 3 5 बस, इसके बाद कोई डिजिट ना आए, रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर कभी भी 0 आएगा ही नहीं। 0.2 3 4 5 6 7 9 0 1 2 चलता रहेगा। नॉन टर्मिनेट मतलब रुक नहीं रहा, टर्मिनेट ही नहीं हो रहा। ठीक है? डेसिमल के बाद डिजिट चले ही जा रही हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे 0.1, जैसे आपने बहुत सारे डेसिमल्स देखे होंगे, 0.666666, जैसे हम 0.6 बार लिख देते हैं, लिखते हैं ना। जिस भी डेसिमल के ऊपर बार आ जाए, डेसिमल के बाद जिस भी डिजिट के ऊपर बार आ जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे कि √2। अब √2 की वैल्यू आप निकालोगे, रिपीट नहीं करेगा, 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग। पाई की वैल्यू रिपीट नहीं करती, समथिंग 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 चलती रहती, 3.14 चलती रहेगी। ठीक है? इसके बाद डिजिट्स रिपीट नहीं करती, यानी कि इन डिजिट के बाद आप कहीं भी बार नहीं देखोगे। ठीक है? इनका बार से कोई भी लेना देना नहीं होता। क्लियर हो गया? अब क्लियर है चीज़ें? अब इस नंबर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये मुद्दे की बात आ जाती है। अब देखो यार, 23 डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर जहाँ भी 5 और 2 की पावर्स सेम होगी, वहाँ पर नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। सिंपल सी बात है।
देखो 5 और 2 मिलके क्या बना रहे हैं, 10 बनाएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन जाएगा, 10, और 10 कहीं भी आ गया तो वो डिजिट को वहीं रोक देगा। जैसे 3 4 7 6 8 9 डिवाइड बाई 10 लिख दूँ तो यहाँ पॉइंट लगा दोगे, काम खत्म, टर्मिनेट हो गया ना। ऐसे ही अब देखो, अब इसके फैक्टर बनाओ। 5 की पावर कितनी दिख रही है, 2, 2 की पावर कितनी दिख रही है, 3, तो 5 की पावर भी 3 बनाने के लिए नीचे 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आ गया 5 3 15, 5 2 10, तो 115 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब इंटू 5 का बोलो क्यूब, तो ये बन गया 10 का क्यूब। 10 का क्यूब मतलब टर्मिनेट हो गया, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, जहाँ भी डिनोमिनेटर में 10 आ जाए, यानी कि अब देखो ना, इसको लिख सकते हो आप 115 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब, 115 डिवाइडेड बाय 000, तो आप लिख दोगे 0.115, बस हो गया टर्मिनेट। रिपीट कहाँ हो रहा है, चल थोड़ी रहा है आगे। क्लियर होगी बातें, बहुत बढ़िया। चलते हैं आगे अपना क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 कह रहा है एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 3, इसका एलसीएम निकाले। देखो जब भी आपसे बात हो एलसीएम की, तो आपको लेनी है हाईएस्ट पावर। क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच डिजिट, सब डिजिट की आपको क्या लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। अब देखो 2 की, इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, आप बोलोगे सर 2 की हाईएस्ट पावर है 3, मल्टीप्लाई 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, आप बोलोगे सर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 क्या हो गया हमारा आंसर। जब कभी भी एचसीएफ की बात हो तो आपको सारे नंबर्स एक एक बार लेने पड़ेंगे। क्वेश्चंस आते हैं आगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता चलूंगा। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास। कह रहा था एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 18, HCF 18, ये आपको 18, देयर प्रोडक्ट इज 12960, देयर एलसीएम विल बी। देखो ये एक प्रॉपर्टी आप देख लो, इस प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स 100% एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अब HCF क्या है 18, तो HCF की वैल्यू डाल दी हमने 18 मल्टीप्लाई, ये हमने लिख दिया LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो प्रोडक्ट आपको गिवन है 12960। अब LCM की वैल्यू आप बड़े प्यार से निकाल ही दोगे, 12960 डिवाइड बाय 18, 9 से काटने की कोशिश करेंगे तो 9 2 जा और 9 1 जा, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 और 0, और 2 से काटने का प्रयास करें तो 2 7 से 14, 2 0, 720 आपका आंसर करेक्ट आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहे इन द गिवन फिगर, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन डिटेलिंग में, इसलिए मुझे हो सकता है टाइम लग रहा हो, अदरवाइज आप अगर एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। क्लियर है, एग्जाम में आपको टाइम इतना नहीं लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, आपको ये बताना है। तो डी ई पैरेलल टू बी सी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी। क्लियर हो गया, डी ई किसके पैरेलल है, बी सी के। देखो एक प्रॉपर्टी आप ये भी याद कर लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक, एक ट्रायंगल जब भी आपको गिवन हो और दो किसी दूसरी साइड से थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, तो उस लाइन से किस चीज़ का पता लगता है। जैसे मान लो इसको मैंने डी लिया, इसको ई लिया, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन बी सी। ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है जब भी दो पॉइंट लाइन के थर्ड लाइन के पैरेलल एक लाइन खींची जाए। क्लियर। तो अब देखो किसको सेटिस्फाई करे, डी अपॉन बी सी तो हमने कर दिया, तो एक्स अपॉन वाई तो आ ही गया, ए ई मतलब ए और ई सी, नहीं ए सी लेना है ना,
क्लियर हो गई ये चीज़ें। चलते हैं आगे। अब नहीं, अब ये वाला क्वेश्चन रह गया था। एक्स की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो मिलेगा वाई ए अपॉन ए प्लस बी। तो ये तो नहीं है, गलत हो गया। वाई ए अपॉन ए प्लस, सही तो है, सी ऑप्शन करेक्ट। मिल गया आपको, ठीक है ना। 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी, ठीक, the coordinate of the point P dividing the line segment joining A is equals to इतना and B equals to इतना internally in the ratio of 2:1। तो यार देखो बहुत आसान बात है, कोई इसमें बहुत बड़ा खेल नहीं है। कैसे करेंगे? सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या कहता है? सेक्शन फार्मूला mx2 प्लस nx1 डिवाइड बाय m प्लस n my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। जब शब्द लिखाओ इंटरनली तो लगेगा प्लस, जब शब्द लिखाओ एक्सटर्नली तो लगेगा माइनस। इतनी बात आप ध्यान रख के चलना, बस। क्लियर हो गई चीजें। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करना हमारे लिए बहुत ही आसान है। कैसे सॉल्व करेंगे? m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू ये x1, ये y1, x1 y1, ये x2 और ये y2। मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए सारी चीज़ें। अब x2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन 3, और ये क्या हो गया? m मतलब 2, y1 y2 6 प्लस 1 इंटू y1 मतलब 3 अपॉन 3। तो ये अगर 4 2 8 प्लस 1 9/3 दैट मीन्स 3, 6 2 12 प्लस 3 15/3 मतलब 5। 3,5 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। भैया इससे आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बन सकता। कितना आसान क्वेश्चन है, सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालो, कैसे निकालोगे? लिखा हुआ है 3 8 2 5। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करो, तो 8 3 11, 11 और 7 18, 3 से चला जाएगा भाई। तो 3 3 1 3 2 6 3 7 21 3 5 15। फिर 3 से चेक करो, 3 4 12 3 2 6 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 4 और 2 6 और 5 11, तो 5 से जाएगा। 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 1 5 7 35, और अब 17 तो प्राइम नंबर है ही। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इंटू 17। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द AD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AD 4 है, BD 3 है, वेरी गुड, और 90 डिग्री है। तो यार ये तो 5 हो गया ना। CB इक्वल्स टू 12, CB 12 है। तो कॉट थीटा बताना। अरे थीटा ये रहा। तो कॉट थीटा तो आप जानते हो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस की वैल्यू क्या है 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5। डी ऑप्शन करेक्ट। देखो यार ये 90 डिग्री बन रहा था, तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर, और 16 प्लस 9 25 आ गया। ये किसका स्क्वायर है? 5 का। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब ये भी परपेंडिकुलर, और ये बेस, और ये थीटा। तो थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। थीटा के एडजेसेंट क्या होता है? बेस। तो बेस की वैल्यू मैंने डाल दी 12, परपेंडिकुलर की वैल्यू डाल दी 15। आंसर आ गया 12/5। करेक्ट हो गई चीजें। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। 15th क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इन इफ ABCD इज अ रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू निकालनी है अगर ABCD एक रेक्टेंगल है तो। ये देखो आपको साफ साफ दिख रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू 8 और x प्लस वाई की वैल्यू 12। आपने यहाँ से काटा, आ गया 2x इज इक्वल्स टू 20, x की वैल्यू 10, और जिस दिन आप x यहाँ पे 10 पुट कर दोगे तो 10 माइनस 8 y आपको मिल जाएगा 2। तो 10 और 2 आपका हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 15।
क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, कह रहे इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी ए सी इक्वल्स टू बी सी, तो हमने ए लिखा, बी लिखा और सी लिखा। ए सी इक्वल्स टू बी सी, ए सी इक्वल्स टू बी सी, ये इसके इक्वल है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा देखो एक चीज़ बताओ, हमें एंगल सी निकालना है, बस ये वाला एंगल निकालना है। ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू मैं ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ। बहुत बढ़िया। तो ए सी स्क्वायर, ए सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी से भी लिख सकता हूँ। तो यानी कि अब आपको दिख गया कि ए बी जो है सबसे बड़ी साइड है, यानी कि मैं इस ट्रायंगल को ऐसा नहीं बना सकता, सी और बी। ए बी सबसे बड़ी साइड हो गई ना, ए बी सबसे बड़ी साइड हो गई। ए सी मतलब परपेंडिकुलर हो गया, बी सी मतलब बेस हो गया, और ए बी मतलब हाइपोटेनियस हो गया। तो एंगल सी पूछ रहा है कितने का होगा, तो आप बता दो कि साफ साफ के 90 डिग्री का होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने के लिए एज सच कोई चीज़ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है, लिखने का तरीका है, आपको क्वेश्चन नज़र देखते ही समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो आप क्वेश्चन को इजीली टाइमली कर पाओगे। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए सैम्पल पेपर सॉल्व कराना बहुत इम्पोर्टेंट था किसी भी क्लास के लिए। क्लियर है? अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कह रहे हैं कि इफ 1 इज अ 0, इफ 1 इज अ 0, एक सेकेंड बस, -1 है। ओके एक सेकेंड, पेन चूज कर लूँ। लिखा है कि इफ -1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इतना, देन द जीरो अदर जीरो विल बी। अदर जीरो क्या होगी, देखो यार अगर ये जीरो है तो p ऑफ -1 किसके बराबर होगा, जीरो के। तो ये हो गया जीरो इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर, -7 इंटू -1 -8, आ गया 1 प्लस 7 -8, तो 8 प्लस 8 क्या आंसर आ गया, 0। ये माइनस का था ना, तो क्या आंसर आ गया, 0 आ गया। यानी -1 तो इसकी 0 है, पक्की बात, ये तो कंफर्म हो गया। कह रहा अदर 0 बताओ, दूसरी 0 कौन सी होगी। तो आपने लिखा एक्स स्क्वायर -7x -8, तो एक्स स्क्वायर माइनस आपने लिख दिया 7, नहीं 8 -1। मल्टीप्लाई करने पे क्या होना चाहिए, मल्टी होना चाहिए, और प्लस माइनस करने पर क्या होना चाहिए, 7। तो 8 -1 इंटू एक्स -8, एक्स स्क्वायर -8x प्लस एक्स -8। एक्स कॉमन लिया, एक्स -8 आया, प्लस 1 कॉमन लिया, एक्स -8 आया, एक्स प्लस 1 कॉमन लिया और एक्स -8 आ गया। तो एक तो आ गया एक्स की वैल्यू -1 और एक आ गया एक्स की वैल्यू 8, तो एक्स की वैल्यू 8 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इसे ये मेथड को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कुछ भी बोल दो, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्लियर हो गई चीज़ें? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ थ्रो ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेम नंबर ऑन ईच डाइस। सिंपल सी बात है, सेम नंबर क्या होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4, 5 5 और 6 6 पॉसिबिलिटी 6, और 2 डाइस फेंक रहा है तो आउटकम कितने, 36। तो 6/36 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ 3p, 4 and -2p, 2q is 2, 6. Find the value of p plus q। इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट जो है वो ये है, तो p प्लस क्यू की वैल्यू चाह रहा है। तो मिड पॉइंट आपको पता कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2, 6। तो अगर हम इसे अब सॉल्व करते हैं तो मिलेगा अपने को 3p माइनस 3/2 इक्वल्स टू 2, 3p माइनस 3 इक्वल्स टू 4, 3p इज इक्वल्स टू 7
और p इज इक्वल्स टू 7/3। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये 3p माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 और 3p इज इक्वल्स टू 7, p की वैल्यू यहाँ भी 7/3। अरे ये तो मैंने कर दिया था। ये आ गया 6 2 12, 2q इक्वल्स टू आ गया 8 और q की वैल्यू आ गई 4। अब अपने को निकालना क्या था, p प्लस q, तो 7/3 प्लस 4। ये हमने मिस्टेक करी कि कुछ 3p माइनस 3, 2 है, ये 3p माइनस 2 है, तो ये बन जाएगा 6, तो आंसर आ गया 2, यानी p की वैल्यू आई है 2। अगर p 2 है तो 4 प्लस 2 बन गया हमारे पास 6, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, थोड़ा सा हमने ध्यान नहीं दिया था। अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 क्वेश्चन हमसे कह रहा था डेसिमल एक्सपेंशन इतना विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स। कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है ये फ्रैक्शन टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है सर, हमें बताना है कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद जो है ये फ्रैक्शन टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा मुझे बताओ 147 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 21 लिख सकता हूँ। अच्छा चलो और बताओ 7 इंटू 3 इंटू 7 भी लिख सकता हूँ, यानी कि 7 इंटू 7 इंटू 3 लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। और 120 अगर मैं फैक्टर बनाऊँ, 120 की अगर मैं फैक्टर बनाऊँ तो मिलेगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा, 3 15 5 जा और 5 1 जा, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इंटू 7 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 3 से 3 तो काट ही सकता हूँ, ठीक है। और टर्मिनेट करवाने के लिए 2 और 5 की पावर सेम चाहिए होगी, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है। यहाँ 2 की पावर क्या है 3, तो यहाँ भी 5 की पावर कितनी होनी चाहिए 3, यानी कि 2 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 5 स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी बन गया 7 7 जा 49, मल्टीप्लाई 5 5 जा 25 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 की होल पावर कितनी 3। अब ये बन जाएगा 10 की होल पावर 3, क्या बन गया 10 की पावर 3। तो आप बोल दोगे कि 3 बाद इसके बाद ये डिजिट जो है टर्मिनेट करना स्टार्ट कर देगी। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। इस तरह से आपको टर्मिनेशन चेक करनी है। क्लियर होगी बात में। द पेरीमीटर, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कह रहा द पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कुलर, इस तरह का इस तरह का इस तरह का पेरीमीटर मतलब आउटर बॉडी डायामीटर, तो आ जाएगा हाफ इंटू 2 पाई आर प्लस 2 आर, पाई 2 से 2 कैंसिल, पाई 2 आर प्लस 2 आर। और रेडियस की वैल्यू कितनी है ये, अच्छा डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है क्या बस, तो आर इंटू पाई प्लस 2, यानी डी ऑप्शन का। क्लियर। 22 में कह रहा है 22 में कह रहा है इफ पी डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन। अरे यार इससे आसान क्वेश्चन एग्जाम में बन ही नहीं सकता। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे बोलते हैं श्योर इवेंट। तो आपको सी ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसमें इक्वल टू भी है और 1 में भी इक्वल टू है, लेकिन इसमें इक्वल टू इसमें इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू भी नहीं है, इसमें इक्वल टू नहीं है, इसमें इक्वल टू है। तो कंडीशन सेटिस्फाई सिर्फ ऑप्शन नंबर सी कर रहा है, जो दोनों साइड इक्वल टू लगा के दे रहा है हमें क्वेश्चन में। क्लियर होगी बातें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। अरे कहाँ गायब हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 हमसे कह रहा है कि इन
ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू 90। यहाँ हमने बना दिया एक छोटा सा ट्रायंगल जिसमें एंगल बी कितना दे दिया, 90 डिग्री, और ये आ गया हमारे पास ए, ये आ गया बी, और ये सी। वेरी गुड। बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी, बी डी थोड़ी है, बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। अच्छा ठीक है, ये लाइन जा रही है, ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 है भाई। ए डी कितना, 3, ए डी की वैल्यू है 3, बी डी इज इक्वल्स टू, अब हमें बी डी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ठीक, बी डी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, बी डी जानने के लिए क्या आपको ए डी और ए बी की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। ए डी आपके पास है? बिल्कुल है। ए बी नहीं है आपके पास, तो ए बी देखो कैसे निकालेंगे। ये 90 डिग्री है, परफेक्ट बात है, बात आपको पता है, ठीक है। ए सी पूरी कितनी है? ए सी पूरी है 9, और तो डी सी कितनी हो गई, 6 हो गई। इतनी बात आपको पता लग गई, बहुत ही बढ़िया। अब ट्रायंगल के अंदर ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बनेगा। ठीक, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा दो एक कि देखो ये वाला ट्रायंगल ए बी डी और बी डी सी, दो ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर बन जाएंगे क्योंकि ये भी एंगल 90 है, और ये दोनों साइड प्रोपोर्शन में है। क्लियर है? दोनों साइड प्रोपोर्शन में, जब भी एंगल इक्वल और साइड प्रोपोर्शन में हो तो वो ट्रायंगल क्या कहलाते हैं? सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं। क्लियर है? तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि सी डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन ए डी। यहाँ से क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के सी डी इज इक्वल्स टू, सॉरी सी डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब सी डी की वैल्यू क्या है 6, ए डी की वैल्यू क्या है 3, तो ये बन गया बी डी स्क्वायर। 18 इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। अब 18 पे रूट लगा दो, अंडर रूट 18 रूट 2 3√2 हमारा परफेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्लियर हो गई चीजें? क्वेश्चन नंबर 24 तो बहुत ही आसान है। कह रहे थे एंड इतना डू नॉट हैव अ सोल्यूशन, इसका कोई भी सोल्यूशन ना हो, ऐसी कोई वो बताओ के की वैल्यू जिसमें इसका सोल्यूशन ना बन पाए। तो यार देखो, नो सोल्यूशन, नॉट हैविंग अ सोल्यूशन, हाँ, तो नो सोल्यूशन का केस बनेगा, नो सोल्यूशन का केस बनेगा। तीन चीजें आपके पास अवेलेबल होती हैं, एक होता है नो सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, और तीसरी बात होती है वन सोल्यूशन। इसको हम कभी कभी क्या कहते हैं, यूनिक सोल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनिक सोल्यूशन। तो इसकी कंडीशन क्या क्या होती है? अब नो सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, वन सोल्यूशन, इनकी कंडीशंस हैं, ठीक है। यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है ना, अपॉन A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या होगी? तीनों बराबर, A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये तीनों कंडीशंस अगर आपने याद कर ली तो आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का एक क्वेश्चन तो ये के की टर्म निकालने वाला जरूर आप कराओगे। अब बात करें नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन मतलब फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर हो जाए। तो A1 क्या है 3, A2 क्या है 6, B1 क्या है 5, B2 क्या है K। तो अगर इक्वल होना है तो K को 10 होना पड़ेगा, K की वैल्यू मस्ट बी 10, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, इफ द
circumference of a circle increases from 2 pi to 4 pi, then its area dash the original area. circumference की बात हुई है, तो अगर 2 पाई r की वैल्यू सिर्फ 2 पाई है, यानी 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और r की वैल्यू आ गई 1, इंक्रीजेस टू 4 पाई, ये 4 पाई बन जाता है, यानी कि 2 पाई r की वैल्यू बन जाती है 4 पाई, तो 2 पाई से कैंसिल हो तो 2 मिला, यानी r की वैल्यू 2 आ गई। कुल मिलाकर सिर्फ इतनी सी बात कह रहा है कि रेडियस अगर डबल कर दे तो एरिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो एरिया पहले क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, फिर तो अगर 1 डालेंगे तो बन जाएगा पाई, और बाद में क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह डालेंगे 2, पाई से बन पाई से बन गया 4 पाई, तो देन इट्स एरिया डैश द ओरिजिनल एरिया 4 टाइम्स। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। तो हमें करने हैं कितने 50 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। मैं आपको 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, 50 के 50 क्वेश्चंस। 25 मैंने इस वीडियो में करा दिए, 25 मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में करवाऊंगा। क्लियर है। ये आपको लेटेस्ट सैम्पल पेपर के मैंने 25 क्वेश्चन, फर्स्ट 25 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए। इनमें आपको कोई भी डाउट आता है या इनसे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको उस चैप्टर को कोशिश करूंगा करा दूं। पहले तो वो डाउट सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। इनकेस आपको लगता है कि वो चैप्टर रिवाइज करवा दें तो हम वो चैप्टर भी रिवाइज करवा देंगे, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है। जब तक एग्ज़ाम आएगा आपका, जब तक डेट शीट आएगी, तब तक हम काफ़ी अच्छी तैयारी कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि फुल आउट ऑफ फुल इसमें से मार्क्स हम लेकर आए। क्लियर है। 25 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन की वीडियो मैं आपको जल्द ही भेज दूंगा, 1-2 दिन के अंदर ही। तब तक के लिए टेक केयर और प्रैक्टिस करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।